हेलो बच्चों। मैं डॉक्टर पद्मा मीना, बीए पार्ट थर्ड, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज मैं आपके सामने संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है विश्व राजनीति में और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता क्यों बनी हुई, इस विवेचन पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत आप लोगों के सामने कर रही हूँ। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्र राज्यों ने शांति और स्थिरता के लिए प्रयास किए और इन प्रयासों की परिणति 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक रूप से उद्भव माना गया है वो है। और उस समय हमारा देश भारत साम्राज्य ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और अपनी स्वतंत्रता के लिए भारत संघर्ष कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ के 50 जो संस्थापक सदस्य देश थे, उनमें से हमारा देश भारत एक था और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 193 हो गई है। लेकिन इसका मूलभूत ढांचा अभी भी वही है जो इसकी स्थापना के समय भी था, क्योंकि अभी भी 5 देश वीटो पावर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन वीटो पावर से लेस देश है। और यही सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं और इन्हीं 5 सदस्यों को किसी भी मुद्दे को वीटो करने का अधिकार है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता क्यों है और संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या बदलाव वांछित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 75 वर्षों में विश्व बहुत बदल गया है। बर्लिन की दीवार ढह चुकी है, वैश्विक साम्राज्यवाद का खात्मा हो चुका है, नस्ल भेद तिरोहित हो गया है, सोवियत संघ बिखर चुका है और आतंकवाद बड़ी वैश्विक चुनौती बनकर उभरा है। और विश्व ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11 सितंबर 2001 जैसा खतरनाक और गंभीर हमला भी देखा है। तो अतः यह आवश्यक है कि बदलती भू रणनीतिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में इसके मूलभूत ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर न केवल बल दिया जा रहा है, बल्कि सुरक्षा परिषद में वीटो और स्थायी सदस्यता को लेकर आमूलचूल बदलाव लाने की मांग भी होती रही है। लेकिन अभी तक इस प्रश्न पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी है। और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इस बात को मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान ढांचा अब पुराना हो चुका है और ये आज के विश्व का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसलिए इसके ढांचे में बदलाव की आवश्यकता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान भी हम सभी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों को संचालित करने में सफलता प्राप्त की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सैनिक, जिन्हें पीस कीपर कहता है, दर्जनों अशांत और असुरक्षित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, चाहे स्मॉल पॉक्स के खात्मे का मामला हो या लाखों लोगों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का प्रश्न हो या पोलियो उन्मूलन से लेकर जीवन रक्षक टीकाकरण करने की बात हो। यूएनओ की जो विभिन्न एजेंसियां, उन्होंने इन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसकी शरणार्थियों के लिए कार्य करने वाले एजेंसी तो पूरे विश्व में युद्ध और आंतरिक अस्थिरता के कारण विस्थापित लोगों की सहायता करने के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी विशेष एजेंसियों के योगदान को हम नकार नहीं सकते। और जलवायु परिवर्तन और यूएनओ का मुद्दा भी बहुत अधिक हमारे लिए चिंतन का विषय है कि जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों की गंभीरता पर शायद ही कोई देश या कोई राष्ट्र सवाल उठा सके। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि पेरिस जलवायु समझौता संपन्न हो सका। और यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के कारण पेरिस जलवायु समझौते पर एक तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग गया था। अब अमेरिकी सहभागिता पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद लिया जाना है। इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि सीरिया, यमन, लीबिया, फिलिस्तीन सहित कुछ अन्य स्थानों पर जारी सशस्त्र संघर्ष को खत्म करने में यूएनओ विफल रहा है। और इस वर्ष एक ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है जब संपूर्ण विश्व में कोविड-19 जैसी खतरनाक महामारी फैली हुई है, जिससे लगभग 3.5 बिलियन लोग संक्रमित हैं और काफ़ी लोग और 10 लाख से अधिक लोग, जैसा कि आप जानते हैं, काल के गाल में या मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं।
यद्यपि विश्व के अधिकांश भागों में इस महामारी के कारण रुक से गए सामान्य जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि स्थिति को पूरी तरह से सामान्य होने में अभी और कितना वक्त लगेगा। कुछ देश कोविड-19 के इस विश्वव्यापी संक्रमण को न रोक पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को जिम्मेदार बता रहे हैं और सीधे तौर पर इसकी उपयोगिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन का मुखपत्र बता कहते हुए कोविड-19 पर उसकी प्रतिक्रिया की कड़ी आलोचना करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी अन्य एजेंसियों को दिए जाने वाले समर्थन को ख़त्म या कम कर दिया है। और ट्रंप के अमेरिका प्रथम दृष्टिकोण के अंतर्गत अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो जाना चाहता है। और उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन करने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि अपनी तमाम असफलताओं के बावजूद विश्व शांति और स्थिरता के लिए उसका योगदान अमूल्य है, जिसे किसी भी परिस्थिति में दरकिनार नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजवानी मोहम्मद बंदी के शब्दों में यह संस्था विश्व की उत्तरजीविता में एक बहुराष्ट्र व्यवस्था की भूमिका को रेखांकित करने के साथ साथ आशा की एक लो भी जगाती है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और भारत जैसे देश इस प्रकार की विशेष सदस्यता के हकदार हैं और अरसे से अपनी मांग के समर्थन में ये देश दबाव भी बना रहे हैं। और ये अंदेशा है कि स्थायी सदस्य देशों के रवैये से दुखी होकर विश्व के छोटे छोटे देश समूह में बढ़कर अपना अपना संगठन न बना लें। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही इस वैश्विक संगठन के दिन गिने चुने रह जाएंगे। ये अपनी सार्थकता खो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर आयोजित महासभा के सत्र में विश्व के तमाम देशों की मंशा और अपेक्षाओं को जोरदार तरीके से मुखर किया है और भारत का स्थायी सदस्यता हासिल करने का संकल्प फलीभूत होगा। इस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मन की बात में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान का उल्लेख भी किया है। धन्यवाद।